प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड झज्जर से आज हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की कैसी कंडीशन थी, दशा कैसी थी, स्थिति कैसी थी, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जब महिलाओं की कंडीशन की बात की जाती है, दशा की बात की जाती है, तो हम इस अवस्था को प्राचीन काल से देखते हैं। थोड़ा सा सरसरी नज़र डालेंगे प्राचीन काल में कि किस तरह से महिलाओं की कंडीशन सैद्धांतिक रूप से दिखाई पड़ती है और व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़ती है। सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े शब्द हमें प्राचीन काल से वेद, उपनिषद या फिर धर्म ग्रंथों के में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अर्धांगिनी माना गया है महिला को। इसके साथ साथ घर में उसकी काफ़ी इज्जत भी दिखाई गई है, जैसे गृह स्वामिनी जैसे शब्दों का प्रयोग उसके लिए किया गया है। यानी एक महिला ऐसी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि महिला के बिना उस घर का चलना मुश्किल है, और जितने भी अधिकार हैं वो सारे उस महिला को मिले हुए हैं। मगर क्या वास्तव में ऐसा ही रहा था क्या? इसका जवाब हमें मिलता है पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं, खासकर भारतीय इतिहास में, और जब भारतीय इतिहास की बात की जाती है तो अगर हम देखें कि उत्तर भारत के इतिहास को, तो अमूमन सारा समाज हमें पितृसत्तात्मक समाज मिलता है। पितृसत्तात्मक समाज में जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह पुरुष या उस घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पुरुष के द्वारा ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। और वंशानुगत परिस्थितियों की बात की जाती है तो भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब पुत्र के द्वारा ही वंश आगे बढ़ता है, तो ऐसी धारणा हमें समाज में दिखाई पड़ती है उस समय की। हम मनुस्मृति की बात करते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात लिखी गई है, जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यानी मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं की कंडीशन ऐसी है, उनके बिना घर चलना या उनके सम्मान के बिना उस परिवार या समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। मगर उसी मनुस्मृति में दूसरी जगह यह भी लिखा हुआ है, जो एक तरह से महिला के शाश्वत दासता की तरफ इशारा करता है, और जो हमें प्राचीन काल से मध्यकाल होता हुआ आधुनिक काल में भी दिखाई पड़ता है। वहाँ पर यह माना गया है कि महिला का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन महिला को माना गया है या रखा गया है। और अमूमन हम ये देखते हैं कि आज भी अगर हम समाज की बात करते हैं तो एक मोटा सा यही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। यानी जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो बचपन में पिता लेगा उस लड़की के लिए, जवानी में उसका पति लेगा, और बुढ़ापे में उसके पुत्र निर्णय लेते हैं। तो कई बार लगता है कि महिलाओं का जीवन क्या एक गुलामी के लिए ही था। जिस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि वो स्वतंत्र दिखाई पड़ती हैं, जिस तरह यहाँ पर पैर में बेड़ियां हैं, मगर ये बेड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, मगर व्यवस्था में दिखाई पड़ती हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम विमेन की बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में, तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी क्रूतियां थी। ये जो पोस्टर है, ये दीक्षा रानी BCom स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, उन्होंने बनाया है।
महिलाओं की कंडीशन दिखाते हुए कि किस तरह से इतिहास में महिलाओं को दिखाया गया है। जहाँ एक तरफ कहीं सती दिखाई पड़ रही है, कहीं पर दहेज की समस्या है, कहीं पर पढ़ाई की समस्या है, कहीं पर भ्रूण की समस्या है, कहीं पर उसकी खुद की अस्मिता बचाने की एक वो हमें दिखाई पड़ती है जद्दोजहद। घरेलू हिंसा भी इसमें दिखाई पड़ती है। तो ये समस्याएं तो एक महिला अपने जीवन में देखती ही है। यह अधिकतर समाज इस तरह का हमारा बन गया है कि वहाँ पर ये चीज़ें किसी न किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो गई हैं। एक्सेप्टेबल इसलिए हो गई हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चली आ रही हैं, और जब कोई चीज़ बार बार लंबे समय से चली आ रही है तो लोग फिर उसके ऊपर प्रश्न उठाना बंद कर देते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को, भले ही गलत क्यों हो। और वही हमें महिलाओं की कंडीशन या स्थिति के संदर्भ में हमें दिखाई भी पड़ता है। सती प्रथा भी एक बुराई थी, मगर बड़े जोश से इसको मनाया जाता था। शिशु कन्या वध था, बाल विवाह, ये सारी समस्याएं महिलाओं के साथ हमें देखने को मिलती हैं। और विधवा पुनर्विवाह न होना, संपत्ति का अधिकार न होना, ये जो सारी समस्याएं थी, ये औपनिवेशिक भारत में नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही थी। धीरे धीरे ये परंपराएं एक बलवती होती जाती हैं और समाज में ऐसा रूप धारण कर लेती हैं। अगर इनकी ऑकरेंस होती है, यानी अब इनकी अगर घटना दोबारा घटती भी है, तो लोगों को अजीब नहीं लगता है, क्योंकि सोच में ये चीज़ बस गई है। अगर हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जो बुराइयां थी उनके ऊपर नज़र डालेंगे तो सती प्रथा के बारे में बात आती है। ये जो पहला पिक्चर है, एक दिखाई पड़ता है कि एक महिला सती हो रही है और किस तरह से उसके चारों तरफ तलवारें लिए, चाहे वो सैनिक हैं या जो समाज के लोग हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। मगर दूसरी जो तस्वीर हमारे सामने है, इस तस्वीर में भी सती हो रही है, मगर यहाँ पर व्यवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ लोग ढोलक बजा रहे हैं, कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं, और यहाँ पर इस तस्वीर में लोगों के पीछे की साइड अगर हम देखेंगे तो ये एक उत्सव जैसा भी लग रहा है या फिर मेले जैसा लग रहा है कि नट का खेल करने वाला व्यक्ति भी अपनी रस्सी लेकर आ गया है। यानी रस्सी में चलने वाले खेल भी जिस तरह से किसी मेले में होते हैं, वैसी कंडीशन यहाँ पर सती प्रथा में दिखाई पड़ रही है। और जो महिला है वो जवान दिखाई पड़ रही है और जो पुरुष है वो बुजुर्ग है, मगर फिर भी सती की समस्या में या फिर सती की चित्रण हमें देखने को मिलता है। सती प्रथा की बात करें तो वैसे तो इतिहास में ये मानते हैं कि एलन अभिलेख 509 ईस्वी का वो पहला अभिलेख था जहाँ पर सती की एक तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं या फिर प्रमाणिक स्रोत उसके हमें मिलते हैं, प्रमाणिक घटना के वो हमें अवशेष मिलते हैं। ये घटना प्राचीन काल से होती मध्यकाल में और ज़्यादा बड़ी। आधुनिक काल में जब हम पहुंचते हैं यानी औपनिवेशिक भारत में, तो बंगाल में सती इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि पूरे भारत का लगभग तीन चौथाई हिस्सा अकेले बंगाल में होता था। हालांकि बंगाल की अगर बात की जाती है, बाकी दूसरे क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये समस्या समाज की अनेक जातियों में देखने को मिलती है, मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणों और राजपूतों में ये समस्या सबसे अधिक थी, यह सती प्रथा सबसे अधिक का प्रचलन था। इसके पीछे रीजन क्या था? एक तो हम ये भी मानते हैं कि राजसी परिवारों में गर्व और वीरता के भाव ने सती को एक महान कार्य में बदल दिया, एक पुण्य कार्य में बदल दिया। जो महिला सती होती थी उसे देवी के रूप में दर्जा मिलने लगा। और मगर इन सब बातों के पीछे सती वास अपने आप में एक बुराई थी। किसी
जब एरन अभिलेख की हम बात करते हैं, उस अभिलेख में ये था कि गुप्त काल का एक सामंत या मंत्री की जब वो खुद युद्ध में मारा जाता है तो उसकी पत्नी अपना सम्मान बचाने के लिए युद्ध में बाद में सती हो जाती है। सती का भाव वहां से निकला कि हमें अपने सम्मान की रक्षा के लिए सती होना है। मगर जब आधुनिक काल तक हम आते हैं, कोई अगर बीमार होकर मर रहा है तो भी उसके पीछे सती होना एक ट्रेंड सा बन जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जिसकी हम आगे चलकर बात करेंगे, कि जो महिलाएं सती नहीं हो पाते थे उनको ऐसा ऐसा बुरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था जिसमें विधवा विवाह, या विधवा की बात हम करते हैं कि विधवाओं के रूप में जीवन उनका इतना नारकीय था कि उससे बेहतर वो मानती थी कि सती हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा या फिर महिलाओं को उस सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता था जिस सम्मान की दृष्टि से जब देखा जाता था जब उसका पति जीवित था। मगर राजा राम मोहन राय और सेराम मिशनरीज की बदौलत ये प्रथा को निषेध घोषित किया गया, एक्ट बनाया गया तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा। विलियम बेंटिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, और इस प्रथा को बंद किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जो महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण बुराई हमें देखने को मिलती है, ये जो एक हिंदू वुमेन है जो अपने बच्चे को ले खड़ी हुई है। 1856 की ये पिक्चर है, और इसमें जब शिशु कन्या वध की हम बात करते हैं तो शिशु कन्या वध प्राचीन काल से चलता रहता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं समस्या ये थी कि महिलाएं खर्च ज़्यादा करवाती हैं, उनको रखने में या फिर शादी करने में पिता को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और इसके पीछे रीज़न ये भी था कि वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, तो महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट माना जाता था। और अगर हम बात करें औपनिवेशिक भारत की, तो मुख्य रूप से ये जो समस्या थी बनारस की, गुजरात की, मध्य प्रदेश, राजस्थान के राजपूत और पंजाब के पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों में और कुछ सिखों के बीच में ये पाई जाती थी। यानी काफ़ी बड़ा एक हिस्सा था जहाँ पर मैं लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। क्यों मारा जाता था, उसके पीछे रीजन ये था कि हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, दहेज प्रथा भी थी, अतिशोक्ति भी थी। यहां पर अतिशोक्ति का अर्थ ये है कि किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। जब बच्चे का जन्म होता था, जब हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो खासकर ऋग्वेद की बात करते हैं जहां पर महिलाओं को काफी अधिकार थे, उस समय भी अगर जब कोई बच्ची पैदा होती, लड़की पैदा होती थी, तो वहां पर भी ये दर्शाया जाता था कि उस पिता को या माता को थोड़ी सी नाराजगी हुई है। हालांकि पालन पोषण में कोई समस्या या कोई वो लोग भेदभाव नहीं करते थे, मगर आगे चलकर ये भेदभाव सामने नजर आने लग जाता है। अगर घर में खाने की चीज एक है तो वो लड़के को मिलती थी, ये व्यवस्था बन जाती है। महिलाएं सभी पुरुषों के खाना खाने के बाद खाना खाती थी, या महिलाएं ही सारा काम करेंगी घर का। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सम्मान और गौरव की भावना भी हमें, यानी लड़कियां अगर हैं तो किसी कारणवश उस परिवार के में कोई ऐसी घटना घट सकती है जहां पर लड़कियों के द्वारा सम्मान या गौरव उस परिवार का चला जाता है। तो ये भी एक समस्या थी, और 1870 में इस प्रथा को निषेध घोषित किया गया तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर एक समस्या और थी जिसे हम कहते हैं बाल विवाह। बाल विवाह में प्राचीन काल से ही ये हमें बाल विवाह की समस्या हमें देखने को मिलती है। मनुस्मृति की
मनुस्मृति में कहा गया है कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले लड़की की शादी हो जानी चाहिए। जो इसके टिप्पणीकार हैं वशिष्ठ भी यही बात कहते हैं। वशिष्ठ तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब लड़कियां नंगी घूमती, यानी जब बचपन में छोटी नंगी घूमती हैं, 3-4 साल की, जब उनको कोई छोटे बच्चे होते हैं, उसी समय उनकी शादी कर देनी चाहिए। अगर उनकी शादी नहीं हो पाती है तो वो फिर उस पिता के लिए एक तरह से अपमान की बात है, घृणा की बात है। तो शुरुआत में ही हमें ये देखने को मिलता है कि बाल विवाह कोई औपनिवेशिक कालीन समस्या नहीं थी, बल्कि ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही थी और एक एक्सेप्टेबल ट्रेंड बन चुका था या एक्सेप्टेबल फैक्ट बन चुका था कि लड़कियों की शादी बचपन में ही होती है। इस दिशा में औपनिवेशिक भारत में पहली बार बदलाव की कोशिश की जाती है। 1860 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें लड़कियों की शादी करने की जो उम्र थी उसको बढ़ा करके 10 किया गया। हालांकि आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए 10 तो बहुत कम है, मगर फिर भी एक इनिशिएटिव लिया गया, उसमें पर एक प्रयास किया गया। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल आता है, सहमति आयु अधिनियम आता है। इस एक्ट में लड़की की उम्र 12 साल तक बढ़ा दी गई। इसके बाद एक शारदा एक्ट आता है जो काफ़ी चर्चित रहता है। 20वीं शताब्दी में 1929 में ये एक्ट पारित किया गया और 1930 में ये अस्तित्व में आता है, जहाँ पर एक लड़की की उम्र शादी के लिए न्यूनतम 14 कर दी गई और लड़के की उम्र 18 कर दी गई। और हम आज़ाद भारत में देखते हैं कि आज अगर कंडीशन देखी जाए तो लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए कम से कम और लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। तो बाल विवाह भी एक समस्या थी। इसको भी कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार ने समझाने का प्रयास किया। महिलाओं की कंडीशन सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था ये भी। विधवा पुनर्विवाह की अगर बात की जाती है तो प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं या अपनी स्मृति के समय से ही देखते आ रहे हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो विधवाओं का वहां पर नियोग व्यवस्था होती थी। नियोग व्यवस्था ये थी कि अगर किसी विधवा यानी कोई महिला, उसका पति मर गया है और उसको कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वैसे अपने किसी निकट संबंधी के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र पैदा कर सकते थे और उसके बाद वो संबंध समाप्त माना जाता था। मगर नियोग व्यवस्था धीरे धीरे बंद हो गई और बंद होने के बाद विधवाओं का जो जीवन था नारकीय व्यवस्था में चला जाता है। और दूसरी बात हमें ये भी देखने को मिलती है कि एक विधवा को इस तरह से रहना पड़ता था कि उसके रूप से कोई अट्रैक्ट ना हो, कोई आकर्षित ना हो। यानी जीवन बड़ा नारकीय था, बिल्कुल एक अलग हिस्से में उसको रहना पड़ता था। दासी की तरह गुलामी के जीवन उसको व्यतीत करना पड़ता था। जो पहला पिक्चर है वहां पर एक फोटो है जिसमें एक ही लड़की जो पहले विधवा के रूप में है और उसके बाद जब उसका पुनर्विवाह होने का है तो वो बिल्कुल अलग रूप में दिखाई पड़ती है। इस सारे आंदोलन में एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ब्रिटिश सरकार को एक तरह से मजबूर किया कि वो विधवा पुनर्विवाह के लिए कोई कानून बनाए। और 1856 में ये हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू विधवाओं के लिए पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और जब कलकत्ता में 1856 में जब पहला इस अधिनियम के तहत जब पहला विवाह हुआ तो लगभग पूरा कलकत्ता उस विवाह को देखने के लिए जुट जाता है, या पूरा कलकत्ता उस विवाह को देखने के लिए आता है कि विधवाओं का पुनर्विवाह कैसे हो सकता है या कैसे हो रहा है। और बाद में आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे संगठन भी बनाए गए, जैसे विधवा विवाह संघ भी बनाया गया कलकत्ता में 1861 में, जो इस तरह के कार्यों में और ज़्यादा गति प्रदान कर सके।
संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की जाती है तो संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया, अगर हम वैदिक कल्चर से ही शुरुआत करें तो वैदिक कल्चर में भी कभी भी संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया। महिलाओं को जिस जिस संपत्ति का अधिकार था वह था स्त्रीधन, जो उन्हें उनकी शादी में एक गिफ्ट के रूप में अपने रिश्तेदारों से, माता पिता या किसी और संबंधी से वो मिलती थी। उस गिफ्ट के ऊपर उस महिला का पूर्ण अधिकार होता था, मगर इसके अलावा कोई और अचल संपत्ति की मालिक वो महिला नहीं मानी जाती थी। और 12वीं शताब्दी में तक आते आते स्त्रीधन का जो क्षेत्र था उसे व्यापक करके उत्तराधिकार और विभाजन की संपत्ति को भी सम्मिलित कर लिया गया था, मगर इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं था कि सामान्य अवस्था में उसे अचल संपत्ति का यानी जमीन इत्यादि का कोई मालिकाना हक मिला हो। संपत्ति के ऊपर हमारे पास 2 कमेंटेटर आते हैं, जिसमें मिताक्षरा और दाई भाग जो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ कमेंट्री एक तरह से वहां पर विधवा को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। मगर जब पुरुष प्रधान समाज की बात की जाती है तो व्यवहार में ऐसी संभावनाएं वैसी बहुत कम होती थी कि महिलाओं को उस संपत्ति का अधिक वास्तविक उत्तराधिकारी माना गया होगा। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं, खासकर जो रजिस्ट्री जब होती है किसी भी प्लॉट या लैंड की, तो महिला के नाम अगर होती है तो कुछ विशेष परसेंटेज यानी स्टैंप ड्यूटी कम लग जाती है उसमें, और इसलिए आज अधिकतर जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती हैं तो वो किसी महिला के नाम ही अधिकतर मामलों में करवाई जाती हैं, पुरुषों के मामले में कम होती, खासकर जो मिडिल क्लास वर्ग है उसके मामले में अगर हम बात करें तो। अगर आज आधुनिक काल में ये जब सरकार इस चीज को प्रोत्साहन दे रही है, तो जब सरकार द्वारा प्रोत्साहन कभी औपनिवेशिक काल में नहीं दिया गया इस तरह के मामलों में, और उससे पहले मध्यकाल या फिर प्राचीन काल की बात करें तो वहां पर ये सिद्धांतिक रूप से तो दिखाई पड़ता है कि मिताक्षर और दाई भाग में ये व्यवस्था रखी गई उत्तराधिकारी की। मतलब अधिकतर मामलों में ये होता था कि विधवा का अगर पुत्र है तो वो पुत्र ही उस अपने पिता की सारी संपत्ति का वारिस होता था। जो ये व्यवस्था चली इसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। औपनिवेशिक शासन और वर्तमान संदर्भ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये पोस्टर आपके सामने है, ये गिन्नी बंसल ने बनाया, बीकॉम स्टूडेंट है चंडीगढ़ से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो इस पोस्टर के द्वारा अगर हमें आज की जो कंडीशन है वो दिखाई पड़ती है। उससे पहले हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक काल में जब महिलाओं की कंडीशन के बारे में एटलीस्ट सुधार करने की आवश्यकता तो महसूस होती है। इससे पहले ये आवश्यकता हमें देखने को नहीं मिलती है। जब हम चाहे प्राचीन काल की बात करते हैं या फिर मध्यकाल की बात करते हैं, इतनी मुखर रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ बुराइयों को दूर करने या समाप्त करने की कोशिश भी की गई, जैसे हमने बात की अभी सती प्रथा की या शिशु कन्या वध की या विधवा पुनर्विवाह की बात हमने की, तो कोशिश एक देखी गई। परंतु वर्तमान संदर्भ में जहां एक और महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, वहीं पर कुछ ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं जिन्हें हम पुरातनपंथी या सामंतवादी सोच कहते हैं, जो महिलाओं को उस बराबरी का अधिकारी नहीं मानते हैं। यहाँ पर ये जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं, जो पोस्टर है, वहां पर ये है कि महिलाओं की जो पाबंदी है, यानी एक तरह से उसके बाल रूपी पंख काटे जा रहे हैं। बराबरी का अधिकार तो आज आधुनिक काल में संविधान ने दे दिया है मगर सैद्धांतिक रूप से, मगर व्यवहारिक रूप में उस महिला को आज भी जो है चारपाई का पावा, एक
खूंटा जो दिखाई पड़ रहा है ये आज भी उसकी तरफ बंधा हुआ है। चाबी कहीं न कहीं ये इसको कंट्रोल करने वाली भी है और कहीं न कहीं ये दिमाग की चाबी उसको आज़ादी दिलाने का भी काम कर सकती है। दोनों चीज़ें हमें देखने को पड़ती हैं। उसकी आवाज़ आज भी पुरुष प्रधान समाज में या फिर सामंतवादी समाज में दबाई जाती है और एक तरह से उसको अगर लाले की बात की जाती है जो पिक्चर में दिखाई गई है तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं उसको आज भी एक मनोरंजन का साधन के रूप में ही देखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण आज हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जैसे आंदोलन की अब आवश्यकता और ज़्यादा है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें, ये जो पिक्चर अगर आपके सामने हमें पोस्टर आया है जो गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड़ की छात्रा आशा रानी बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, इन्होंने बनाया है कि किस तरह से महिलाओं के जो पंख तो आ गए हैं अब, मगर उसके पैरों में बेड़ियां हैं परंपरावादी समाज की, जो एक घड़े के रूप में दिखाई पड़ रहा है, मगर अब वो घड़ा भी उसको पकड़े बैठा हुआ है। औपनिवेशिक काल में पहली बार महिलाओं की दशा खराब थी, इस बारे में सोचने का विचार प्रारंभ हुआ, जैसा हमें पहले अभी बात कर रहे थे। परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत होती है, जैसे सती प्रथा, शिशु कन्या वध पर रोक लगती है, विधवा पुनर्विवाह शुरू होते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। परंतु अभी भी एक लंबा आंदोलन होना प्रतीत होता है, जैसे अगर आज के संदर्भ में इसकी बात की जाती है, जहां पर व्यवहार में बराबरी के अधिकार मिले। इसलिए पितृसत्तात्मक समाज की सोच में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। ये जो पिक्चर हमारे सामने आई है, जहां पर एक तरफ से हम कहते हैं कि महिलाओं के हाथ बंधे पड़े हैं, उनकी आंख में आंसू हैं, आंखों के सामने अत्याचार भी हो रहे हैं, पंख टूट पड़े हैं, उनके बेड़ियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, अन्याय भी सहन करना पड़ता है, उसके हाथ में भले ही तलवार है मगर उसके बावजूद भी आंखें बंद हैं। जिस तरह से कानून की देवी जो में दिखाई पड़ती कई बार, और फिर भी कहीं ना कहीं उसका जीवन इतना एकांकी है कि अब जरूरत है समाज को, महिलाओं को बराबरी के अधिकार व्यवहारिक रूप से देने की। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में जिस तरह से महिलाओं की दशा सुधारने का, या फिर हम ये कहें कि अधिक स्पष्ट शब्दों में कि महिला सशक्तिकरण का जो दौर शुरू हुआ था, उस दौर को आज भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये जो पोस्टर था, ये जो अभी पोस्टर आपके सामने आया, ये गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड़ से एमए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है मोनिका, उन्होंने ये बनाया है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप मुख्य रूप से बात कर सकते हैं कि किस किस प्रश्न का जवाब इसके द्वारा दिया जा सकता है। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की दशा के बारे में वर्णन आप कर सकते हैं इसमें, यानी किस प्रकार से महिलाओं की दशा प्राचीन काल से होते हुए, यानी शुरुआत प्राचीन काल से होती है बुराइयों की, मध्यकाल में वो बलवती होती हैं, परंपराएं ज़्यादा तेज हो जाती हैं या फिर कठोर हो जाती हैं, और जब वो औपनिवेशिक काल में आती हैं तो उनकी दशा के बारे में सोचने का प्रयास या सोचने का एक कार्य प्रारंभ होता है, जो हमें इससे पहले के कालों में दिखाई नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ इस प्रश्न के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप इनका जवाब दे सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख सामाजिक बुराइयां थीं जिनके कारण औपनिवेशिक काल में महिलाओं की दशा खराब हुई। हालांकि दशा तो पहले भी खराब थी, मगर जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं कि औपनिवेशिक काल में पहली बार महिलाएं एक विचार विमर्श का केंद्र बनी। पहली बार महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई, यानी समाज में ये बताया गया कि महिलाओं की कंडीशन खराब है और उस कंडीशन को खराब दशा से सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए जाने हैं।
सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाना अभी बाकी है। तो इन सभी बातों का जवाब आप इस लेक्चर के माध्यम से दे सकते हैं। और इन बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।